हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दी इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड ऑल्सो सिंस ये वीडियो इंट्रोडक्शन की काफी लेंदी हो सकते हैं, तो आई डिवाइड दी इंट्रोडक्शन वीडियो इनटू पार्ट्स, ताकि ऐसा ना हो कि पूरी बहुत लंबी वीडियो एक साथ मुझे डालनी पड़े, तो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, तो नंबर पे फोकस है, नंबर के बारे में। अब यहाँ पे टॉपिक देखो क्या है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, वैसे ये नंबर्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब सारे नंबर्स आएंगे इसमें, 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई भी बड़ा नंबर है 647, सारे ये नेचुरल नंबर है। बट इसमें क्या नहीं है? जीरो नहीं है। सो होल नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीरो आता है प्लस सारे नेचुरल नंबर्स। बस क्या फर्क है नेचुरल और होल नंबर में, कि होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। ठीक है, सो मतलब जीरो हो गया, 1 2 3 एंड सारे नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में क्या होता है? इसमें पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स मतलब जैसे अभी हम ये जो नंबर्स की बात कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है, एंड नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 हो गया, -10, -8, तो ये सारे नंबर्स। तो पॉजिटिव में हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑल्सो जीरो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। नेगेटिव में हो गया -1 -2 एंड सो ऑन। अब इसमें भी अगर -346 है तो ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, सो अब समझ में आया, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। होल नंबर जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। ठीक है, सो ये था अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। अब ये है कुछ नया। सो रैशनल नंबर्स होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। इसमें दो कंडीशंस है, एक तो P and Q should be integers। अब इंटीजर्स का मतलब क्या है? P और Q नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो P और Q नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है, मतलब इंटीजर्स। एंड एक और कंडीशन होती है कि Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो एनी नंबर P अपॉन Q मतलब फ्रैक्शन समझ लो। सो जैसे हमारे पास है 6 अपॉन 9, सो इट इज अ रैशनल नंबर। 7 अपॉन 5, इट इज अ रैशनल नंबर। 643 अपॉन 279, इट्स अ रैशनल नंबर। ये सभी P बाई Q की फॉर्म में। अब कभी कभी आपको कंफ्यूजन ये होगी, जैसे लिखा है 4, सो हम बोलेंगे 4 भी एक नेचुरल नंबर, सॉरी 4 भी एक रैशनल नंबर है। आप सोचोगे ये P बाई Q की फॉर्म में तो नहीं है। देखो, कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो वी कैन राइट इट एज 1, सो दैट मीन्स 4 भी एक रैशनल नंबर हुआ। इसी तरह से अगर 67 गिवन है तो 67 है 67 अपॉन 1, सो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। सो रैशनल नंबर समझ में आ गए, P बाई Q की फॉर्म में, जिसमें P और Q इंटीजर्स होंगे और Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर्स पॉसिबल। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल, ये बुक के एग्जांपल्स लूंगी मैं ज्यादातर, 4 एंड 5। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 4 और 5 के बीच में आप 5 रैशनल नंबर्स निकालो या 10 रैशनल नंबर्स निकालो, तो हम उस केस में क्या करते हैं? 4 को ले लिया 4 अपॉन 1, 5 को ले लिया 5 अपॉन 1। अब हम कोशिश करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया जाए, थोड़ा बड़ा। आप कहोगे सेम तो पहले से है, लेकिन 4 और 5 के बीच में और कोई नंबर तो पता नहीं है हमें। सो हाँ, डेसिमल नंबर्स पता है बट अपॉन में ऐसे नहीं पता। सो इसको हम एक बड़ा नंबर बनाएंगे, जैसे कि एक सबसे इजी वे तो होता है, जैसे 5 और 4 है, इसको प्लस कर लो। 5 प्लस 4 कितना हुआ? 5 6 7 8 9 हुआ, तो इनको 9 बना दो। या फिर
अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते, जैसे अगर मैं इसको 10 बनाना चाहती हूँ तो अगर मुझे 4/1 है, इस 1 को 10 बनाना है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 1 into 10 is 10। लेकिन ये नहीं कि अपना मन किया डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो हमने क्या किया, 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10/10 से। आप सोचोगे ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होता क्या है, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, मतलब ये 1 बचा, तो 4 into 1 is 4। तो मतलब हमने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे है, इसीलिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो आई ड्रॉप दिस पार्ट। हाँ जी, तो फिर अब इसको आगे देखते हैं क्या बनेगा। 4 into 10 is 40 upon 1 into 10 is 10। तो इस 4/1 को मैंने 40/10 बना लिया। इसी तरह से 5/1 था, अगेन इस 1 को मुझे 10 बनाने, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने, तो मल्टीप्लाई किया 10 से, न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा 10 से। 5 into 10 is 50 and 1 into 10 is 10। सो अब इसको 5/1 को हमने 50/10 बना लिया। अब देखो 40/10 और 50/10 के बीच में नंबर्स आराम से लिख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन राइट 41/10, 42/10, 43/10 और ऐसे करते करते हम 49/10 तक इसके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आ गए इसके बीच में। अब अगर आप इसको और बड़ा बनाते, जैसे अगर आप इसे 20 बनाते तो आपको और ज्यादा नंबर्स मिल जाते, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने पूछे। अब इसके हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, सो वील कम टू दैट जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट है इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर समझ में आ गया। इरैशनल नंबर्स में सबसे कॉमन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट वाला। जैसे अंडर रूट 5 है, सो मैं कहूंगी ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप सोचोगे जितने नंबर्स अंडर रूट में है सारे इरैशनल हो गए, नहीं, इसमें भी एक कंडीशन है कि जो भी ये अंडर रूट में है इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट रूट। अब कंप्लीट रूट का मतलब क्या है, कंप्लीट रूट होगा जैसे मैंने लिया अंडर रूट 4, सो दिस इज अ कंप्लीट रूट। व्हाई, बिकॉज अंडर रूट 4 हमें पता है 2 होता है ना। इसी तरह से अंडर रूट 9 3 होता है, अंडर रूट 16 4 होता है, अंडर रूट 25 5 होता है, अंडर रूट 121 11 होता है एंड सो ऑन। सो ये जितने भी ये वाले हैं दीज आर ऑल कंप्लीट रूट्स। तो अब देखो अगर मैं बोलूं अंडर रूट 4 एक इरैशनल नंबर है तो गलत होगा, क्योंकि अंडर रूट 4 2 के इक्वल है और 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ, तो ये क्या हुआ, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर आया। सो जब भी हम रूट की बात करेंगे तो वी हैव टू मेक वन थिंग क्लियर कि वो कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे जो नंबर्स हो वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट हमारे पास 19 हो गया, अंडर रूट 17 हो गया। तो ऐसे जितने भी नंबर्स है, अंडर रूट में 23 ले लो। सो दीज आर ऑल इरैशनल नंबर्स। ठीक है, ये है एक कैटेगरी के जो भी हमारे पास कंप्लीट रूट में नहीं है, दे आर इरैशनल नंबर। एक तरह के नंबर्स होते हैं जैसे कि 0.01, 001, 0001, 0001, 00001। अब आप क्या देख रहे हो कि ये नंबर चलता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन एक पैटर्न है, जैसे 01, 001, 0001। सो ये क्या है, पैटर्न नहीं है, लेकिन ये नंबर चलता जा रहा है। अभी आगे के टॉपिक में हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये नंबर इरैशनल क्यों होता है। अभी के लिए आप समझ लो ये पैटर्न जहां पे भी आपको दिखेगा वो नंबर हमेशा इरैशनल होगा। अभी 1 की जगह ऐसे भी हो सकता है 0.07, 007, मतलब पैटर्न देखना, नंबर कौन सा है वो मैटर नहीं करता, इस पैटर्न में है तो वो इरैशनल होगा। इसी तरह से एक और होता है दैट इज पाई। पाई हमने सुना है ना, सो दिस पाई इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने 3 कैटेगरी देखी, एक तो कंप्लीट रूट नहीं है, अंडर रूट में है, प्राइम नंबर, तो वो एक
इरेशनल नंबर है, पाई हो गया, और ये भी हमने देखा 0 पॉइंट, ये जो इस पैटर्न में है ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया लोकेट, एग्जांपल में मैंने √2 लिया, तो आपको √2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन सबको पता है एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये लिया हमने 0, यहाँ पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2, इसी तरह से यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, तो ये हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे नंबर लाइन होती है। अब इस नंबर लाइन पे अगर हमें नॉर्मल नंबर्स करने, जैसे आपको 1 लोकेट करना है, 2 करना है, 4 करना है, बहुत सिंपल होता है। लेकिन अगर आपको √2 करना है तो वो कैसे करेंगे? सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जो मोस्ट कॉमन है जो लोकेट करने के लिए आएंगे, दैट इज √2, √3, √5। √5 जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में है तो हम वहां पे करेंगे। √2, √3 मैं अभी आपको करना समझाऊंगी, ठीक है। और बाकी एक हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा जिसमें हमें √9.3 को लोकेट करना होगा, बट दैट जब वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे। ये 3 सबसे कॉमन है, इनको समझते हैं। सो √2 पे आ गए, अब हमें √2 लोकेट करना है एक नंबर लाइन पे। सो इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ अगर आपके दिमाग से इरेज हो गया है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लेट मी रिमाइंड यू। कोई भी हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री का है, सो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो स्लैंटिंग वाली होती है, दिस इज दी हाइपोटेन्यूज। ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर बना रही है, ये है परपेंडिकुलर, और ये जो नीचे है दिस इज दी बेस। ठीक है, याद आ गया। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि हाइपोटेन्यूज इक्वल है √, में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। समझ में आता है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, उधर भेजेंगे तो वो √, में चला जाएगा। ठीक है, सो ये जो है h इक्वल्स टू √, में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो √2 को आई कैन राइट इट एज √, में 1 + 1 लिख सकती हूँ मैं, बिकॉज 1 + 1 इज 2 ओनली। अब अगर हम यहाँ पे आए, सो h इक्वल्स टू √, में, अब मुझे ये स्क्वायर में चाहिए, h तो मैंने ले लिया, √2 हो गया। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस अगेन 1 को 1 का स्क्वायर। सो ये अब देखो यहाँ से मुझे क्या मिला कि मेरी हाइपोटेन्यूज है √2, मेरा परपेंडिकुलर है 1 और मेरा बेस है 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस मिल गया है। अब आते हैं इसको प्लॉट कैसे करना है। आई होप ये इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। और एक और चीज, ये जो मैं प्लॉटिंग अभी आपको √2 और √3 की बताऊंगी, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता रही हूँ। अगर कंफ्यूजन है आप नीचे मुझे मेंशन करना कमेंट्स में, मैं आपको कंपास वगैरह से भी पूरा ड्रॉ करके बता दूंगी। वैसे बहुत सिंपल है तो हम ऐसे भी कर लेते हैं, बट अगर कंफ्यूजन है डू मेंशन इट इन दी कमेंट्स बिलो। सो नाउ 0 से 1 तक ले लो, 1 यूनिट है। सो लेट्स सपोज ये मैंने 0 से 1 तक ले लिया कि ये मेरा बेस है। ठीक है, अब इसको हम नेम भी दे देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको नाम दे दिया मैंने m और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने n। ठीक है, अब n पॉइंट से आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सो आपने इसको कंपास से बनाना सीखा है। छोटी सी अपनी कंपास खोली, मैं रब करती हूँ, यहाँ पे एक यूं सेमी सर्कल बनाते हैं हम। ठीक है, मैं आपको याद दिला रही हूँ कैसे करते थे। यहाँ से एक आर्क बनाई, देन यहाँ से एक आर्क बनाई, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया और देन उसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। सेम यही चीज आपको करनी है। सो यहाँ पे इस तरह से ये बना लिया। ठीक है, अभी ताकि ये ड्रॉइंग एकदम मेसी सी ना हो जाए तो मैं इसको रब कर रही हूँ, बता दिया मैंने आपको कैसे बनाना है। तो एक 90 डिग्री का एंगल बना के ये यहाँ पे वो लाइन आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब इस लाइन में आपको ये 1 सेंटीमीटर लेने, क्योंकि मैं यहाँ पे ये क्या बनाने वाली हूँ,
परपेंडिकुलर बनाने वाली हूँ। सो दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे एन पॉइंट लिया था, इस एन पॉइंट पे आपको एक 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद उसको 1 सेंटीमीटर कट करना। तो ये मान लो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ जो 1 सेंटीमीटर तक बनाया है, लेट्स सपोज इसको मैंने नाम दे दिया O, ठीक है। जीरो और O में कंफ्यूज मत होना। अब M और O को हमें करना है ज्वाइन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये बेस है 1 यूनिट का और ये ON हमारा परपेंडिकुलर है 1 यूनिट का, तो OM मेरे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। और अभी हमने देखा बेस अगर 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज √2 होगी, ठीक है। सो देयरफॉर OM मेरे पास आ गया √2, गॉट इट। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे नहीं √2 दिखाना था, हमें नंबर लाइन पे दिखाना था। तो कुछ भी नहीं करना, M पे अपनी कंपास की निडल रखो, उसे O तक ओपन कर लो, मतलब कंपास को OM इतना ओपन कर लिया। देन इस 0 पॉइंट से आप नंबर लाइन पे ऐसे आर्क बनाओगे, इतनी कंपास को खोल के। अब ये जो आपको पॉइंट मिला है, दिस इज गोइंग टू बी √2। तो नंबर लाइन पे √2 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, समझ में आया। सो इस तरह से आप √2 नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जिसमें आपको √3 प्लॉट करना है। तो √3 के लिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, देखो सेम वही चीज लेनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है हमने। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। अब मुझे यहाँ पे ये जो मेरा है ना, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √ में p² + b², तो मेरी हाइपोटेन्यूज है अब √3। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 को आई कैन राइट 1 + 2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 1 + 2 3 होता है। अब देखो जब हमें इसका, जैसे वो तो था 1 + 1, तो हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 के टाइम में। लेकिन अब है 1 + 2, तो 1 को तो मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 को मैं कैसे लिखूंगा, 4 होता तो वो 2 का स्क्वायर होता, लेकिन 2 किसका स्क्वायर है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर मैं करूं √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा ना। सो देयरफॉर 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर ये इस तरह से आ गया कि √3 इक्वल है √ में 1² प्लस √2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो जरा मुझे, h मेरा कब √3 होगा, अगर परपेंडिकुलर 1 है, बेस √2 है। सो अब बेस मुझे √2 चाहिए। अगर बेस √2 चाहिए तो इसके लिए जो अभी हम यहाँ पे लास्ट स्लाइड में करके आए ना, ये कंस्ट्रक्शन पहले करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मिला था ना मुझे √2, यही सेम चीज अगर मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे √3 बना पाऊंगी। तो इतना पार्ट हमें फिर से करना पड़ेगा। देखो करते हैं, ये लिया हमने 0, यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लिया 1, ये मैं इसलिए ज्यादा लेती हूँ ताकि समझाने में क्लियर रहे। यहाँ पे कहीं हो गया -1, दैट डजंट मैटर। तो हमें 0 और 1 के बीच में खेलना है ना। ये हो गया मेरा बेस, सेम वही चीज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, तो इसको जब ज्वाइन किया तो ये मेरे पास क्या आया, O से, अगर इसको नाम देते हैं यार, इस बार ना O नहीं लेंगे, ये ले लिया L, इसको नाम दे दिया M। सो मेरा LM जो है दिस इज √2, ये हो गया √2, ठीक है। नीचे लिख देती हूँ इसको। सो LM मेरा हो गया √2। अब ये मेरा हो गया बेस, ये हमें बेस लेना था ना, तो दैट मीन्स अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगी। सो M पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सेम उसी तरह ऐसे किया बाइसेक्टर करके, यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। अब अगेन आपको क्या ध्यान रखना है कि ये भी 1 सेंटीमीटर का हमें लेना है। तो यहाँ से इस तरह से 1 सेंटीमीटर पे आप कट कर लोगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये बेस हो गया LM, और ये यहाँ पे इसको दे देते हैं एंड पॉइंट, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। मेक श्योर ये 1 यूनिट हो। अब बेस हो गया √2, ये हो गया परपेंडिकुलर। जब आप L और N को ज्वाइन करोगे, सो इसको हमें ज्वाइन करना है लाइक दिस। सो इसको जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा क्या आएगा, √3
3 क्योंकि ये बेस अंडर रूट 2 है, ये 1 है, तो ln मेरा आ गया अंडर रूट 3। समझ में आया? सो ये हो गया अंडर रूट में 3। नाउ अब आपको अपनी कंपास L से N तक ओपन करनी है एंड देन सेम यहां से आपको, अभी मेरी नंबर लाइन थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ, यहां से आप इसको जब कट करोगे तो आपके पास जो पॉइंट आएगा दैट विल बी अंडर रूट 3। समझ में आ गया? सो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से आप प्लॉट करके दिखा दोगे अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 मैंने आपको बता दिया, अंडर रूट 5 अभी एक्सरसाइज में आएगा, वहां पे देख लेंगे। ठीक है, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपके पास इस तरह से रैशनल नंबर है, आप उसको डिवाइड करोगे एंड देन जो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा वो हो गया इसको डेसिमल एक्सपैंड करना या डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है हमारे पास 10/3। अगेन ये सारे एग्जांपल्स मैंने बुक के लिए हैं, सो 3 को हमें डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, सिंपल डिवीजन करना है। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 into 3 is 9। हमारे पास क्या बचा 1, पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 10। अगेन 3 into 3 is 9, क्या बचा 1, फिर से 10 हो गया। अगेन 3 into 3 is 9, 1 बचा, 10 हो गया, 3 into 3 is 9। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा। तो क्या आया मेरे पास 3.333 एंड सो ऑन, तो ये चलता जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 7/8 है, मतलब 8 को डिवाइड करना है 7 से, तो 8 into 0 is 0, अपॉन में 7 में से 0 माइनस किया 7 आया, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 70 हो गया। अब 8 के टेबल में 70 से छोटा क्या होगा, 8 into 8 कर देंगे, सो 8 into 8 is 64। इसको माइनस करो, 10 में से 4 माइनस किया 6 आया, सो ये बन गया 60। अब 60 से छोटा क्या होता है, 8 into 7 is 56। अगेन 10 में से 6 माइनस किया 4, ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया 40। अब आ गया 40, सो 8 into 5 is 40, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, और आंसर क्या आया इसका 0.875। ठीक है, लास्ट है 1/7। सो 7 को डिवाइड करना है 1 से, स्टार्ट करेंगे, 7 into 0 is 0, ये आया 1, पॉइंट लगा देते हैं, ये बन जाएगा 10। 7 into 1 is 7, ये आया 3, बन गया 30। 30 से छोटा 7 into 4 is 28, सो क्या आया 2, बन गया 20। अब 20 से छोटा 7 into 2 is 14, 10 में से 4 गया, दिस विल बी 6, तो ये बन गया 60। अब 60 से छोटा 7 into 8 is 56, सो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया, ये आ गया 4, बन गया 40। अब 7 के टेबल में 40 से छोटा 7 into 5 is 35, सो नाउ ये बचा मेरे पास 5, ये बन गया 50। अब 50 से छोटा 7 into 7 is 49, सो क्या बचा 1। ठीक है, अब साथ में इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 10, जो कि यहां से फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से करेंगे 7 into 1 7, फिर 30 बन जाएगा 20, तो मतलब अब ये पूरा एज इट इज सेम चलने लग जाएगा। तो इसका आंसर मुझे मिला 0.142857 एंड देन ये पूरा एग्जैक्ट सेम रिपीट करेगा। पहली चीज तो यहाँ पे ये सीखनी है, अब तीनों एग्जाम्पल में 3.3333, अगर ये 3 चलता जा रहा है तो आई कैन राइट इट एज 3.3 और 3 के ऊपर बार, बार का मतलब है कि ये 3 बार बार रिपीट होता जाएगा। ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इस केस में 0.142857 और इस पूरे पे बार, क्योंकि ये ही दोबारा रिपीट करता जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इससे मैं आपको यहाँ पे 3 चीजें सिखाऊंगी। 1 इज टर्मिनेटिंग, 1 इज नॉन टर्मिनेटिंग, देन इट इज रिकरिंग। सो अब ये जो 3 नए वर्ड्स आपने सीखे हैं, सबसे पहले है टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग नाम से ही हमें पता चल रहा है कोई चीज टर्मिनेट होना। तो इन तीनों एग्जाम्पल में सिर्फ ये है जिसका रिमाइंडर 0 आया था। तो मतलब अगर आप रिमाइंडर 0 पे पहुंच गए हो तो मतलब वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो देयरफॉर ये हमारा हो गया एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आया टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट टर्म है नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का ऑपोजिट हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आया ही नहीं, चलता जा रहा है। सो इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आया, चलता जा रहा है, तो ये मेरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, अगेन ये भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये भी चलता जा रहा है। सो दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया। सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट टर्म है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है रिपीटिंग। अगर आपके पास ऐसा आ रहा है जो रिपीट होता जा रहा है, तो इस केस में ये 3 रिपीट होता जा रहा है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिकरिंग भी है, क्योंकि एक तो टर्मिनेट नहीं हुआ और रिपीट होता जा रहा है। सेम इस केस में नॉन टर्मिनेटिंग एंड दिस इज रिकरिंग ऑल्सो। ठीक है, समझ में आया। सो इन 3 एग्जांपल्स में हमने देखा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिकरिंग क्या होता है। एक चीज और है विच इज नॉन रिकरिंग। अब नाम से देखो पता चलना चाहिए आपको, नॉन रिकरिंग का मतलब है जो रिपीट नहीं होगा। मतलब जैसे कि हमने एक इरैशनल नंबर का एग्जांपल दिया था 0.01 001 0001 0001 एंड सो ऑन। अब इस केस में क्या है, ये देखो चलता जा रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो एक तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो अगर हम रिपीटिंग देखें तो ये रिकरिंग नहीं होगा, क्योंकि 01 था, अगली बार में 001 हो गया, फिर 0001 हो गया। तो मतलब सेम चीज रिपीट नहीं हो रही, एक पैटर्न में चल रहा है लेकिन अलग अलग नंबर्स है। तो ये हो गया नॉन रिकरिंग। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। इसी तरह से अगर कोई है एग्जांपल जिसमें 0.6789437868 इस तरह से चलता जा रहा है, नंबर सेम नहीं हो रहे, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये समझ आ गया अच्छे से टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है, तो इसके बेस्ड एक बड़ी ही अच्छी चीज आपको आगे करने के लिए मिलेगी। दैट इज, यहाँ पे अच्छे से इन लाइंस को मैं पढ़ के समझाती हूँ आपको। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो वो कह रहे हैं कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, ये तुक्केबाजी नहीं है, ये हेंस प्रूव्ड है। किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो या तो आपको उसका आंसर टर्मिनेटिंग मिलेगा या उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिलेगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। ठीक है, सो यही 2 केस पॉसिबल है अगर आप एक रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हो। और दूसरी साइड पे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और उसी केस में अगर हम एक इरैशनल नंबर ले रहे हैं, अगर आपके पास एग्जांपल में इरैशनल नंबर है, सो उस केस में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिकरिंग होगा। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। अब इसकी बेस अभी आपको हेल्प कहाँ करेगा, देखो यहाँ पे देखो, मोर ओवर a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational number. So there would be examples, यहाँ पे आपको डेसिमल के एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, उसको देख के आपको बताना है वो रैशनल है या इरैशनल। सो अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से irrational में मोर ओवर a number whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring is irrational number। और ऐसा अगर कोई डेसिमल नंबर आपको दे रखा है
जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल नंबर होगा। अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, जैसे कि 0.01 001 0001 एंड सो ऑन। सो इस केस में ये रैशनल नंबर है, कैसे बता रही हूं मैं, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, साथ में नॉन रिकरिंग भी है, सो देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। गॉट इट? सो दिस वाज अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे आपको रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अभी हम इरेशनल नंबर देख के आए, कैसे करते हैं, नॉर्मल नंबर्स इंटीजर्स आपको आराम से नंबर लाइन पे आते हैं। अब यहाँ पे है पॉइंट वाले नंबर, मतलब डेसिमल नंबर्स कह लो। सो विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37। 37 में 7 पे बार है, ये अगेन बुक का एग्जांपल है। ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको ये जो नंबर दे रखा है 5.37 और 7 पे बार है। पहली बात तो 7 पे अगर बार है तो ये नंबर क्या है, 5.377777 और इस तरह से चलता जाएगा। 7 पे बार है मतलब 7 रिपीट हो रहा है। अब हमें नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो देयरफॉर 5.1 डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस, फोर्थ डेसिमल प्लेस एंड 5 डेसिमल प्लेस। तो आपको जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है दैट इज 5.37777। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखे ना, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस की हेल्प से हम ऐसे जो रियल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सो अगेन नंबर लाइन है सिंपली आपके पास, यहाँ से मैंने ले लिया 0, अच्छा इसको ऊपर लिखते हैं, तो ये ले लिया मैंने 0 1 2 3 4 5 6 और लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो अब अगर कोई नंबर है 5.3, 5 से ज्यादा है, 5 कहाँ है, यहाँ पे, मतलब वो नंबर 5 और 6 के बीच में आएगी। 5 से ज्यादा है और नेक्स्ट नंबर 6 है तो 5 और 6 के बीच में आएगा। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हमें करना है मैग्नीफाई, मतलब इसको बड़ा करना है। अब 5 और 6 के बीच में आपके पास क्या नंबर्स होंगे, अब मैं इस नंबर लाइन को अगर बड़ा कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे अगर 5 है तो नेक्स्ट ले सकती हूँ मैं 5.1 5.2 5.3 5.4 एंड ऐसे करते करते 5.9 और फिर आ जाएगा 6। ठीक है, सो इस तरह से करेंगे तो ये आया मेरे पास 5 से लेके 6 तक, मैंने इसको इस तरह से एक्सपैंड कर दिया। अब मेरे पास क्या है 5.37, 5.3 कहाँ है, 5.3 ये रहा। अब 5.37 आगे बढ़ गया तो मतलब ये 5.3 और अगला क्या है 5.4, सो दैट मीन्स ये 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा। तो अब 5.3 और 5.4 को मैग्नीफाई करना है। अब अगर इसको मैग्नीफाई करना है तो वो कैसे करेंगे, देखो इसको हटा देती हूं मैं। अब हमारे पास है 5.3 एक कोने पे और 5.4 दूसरे कोने पे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मान लो 5.30, सो अब इसको हम बढ़ा सकते हैं ना, 5.31 5.32 5.33 5.34 और ऐसे करते करते 5.39 तक पहुंचेंगे एंड देन 5.4 आ गया, मतलब 5.40, क्योंकि इसको हमने 30 और 40 मान लिया, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं। समझ में आया? सो ये देखो अब हमने किया 5.3 और 5.4 को मैग्नीफाई, तो इसके बीच में आया 5.31 32 33 एंड सो ऑन। सो हमारे यहाँ पे क्या है 37, तो 37 पे चले जाओ, 5.37 है यहाँ पे, तो दैट मीन्स आगे जो है अगेन एक और नंबर लेना है, तो वो आएगा 5.37 और 5.38 के बीच में। अब इस पार्ट को मैग्नीफाई कर दो। अगेन अगर इसको मैग्नीफाई करेंगे, अब देखो जरा नंबर हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया 5.37 और 5.38, सो ये हो गया 7 के साथ 0 समझ लो और 8 के साथ भी 0 समझ लो। तो नेक्स्ट क्या होगा
5.371, 5.372, 5.373 एंड ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे 5.379 पे और नेक्स्ट होगा 5.380। ठीक है, सो इसको मैग्नीफाई करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 37 के बाद 371, 372, 373 और ऐसे करते करते पहुंच गए। तो हम कहां तक कर चुके हैं? 377 चाहिए। अब देखो जरा 377 यहाँ पे है, मतलब नेक्स्ट आगे इसका इसके बीच में होगा, तो इस पार्ट को मैग्नीफाई कर दो। अब 5.377 के आगे लिखना है, क्या होगा? इसको जीरो मान लिया। 5.3771, 5.3772, 5.3773 एंड ऐसे ये चलता जाएगा। सो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, 771, 772, 773 और ये चलता आ गया। सो अगेन मेरे को क्या चाहिए? 3.777, मतलब इसके और इसके बीच में होगा, तो ये पार्ट मैग्नीफाई होगा। सेम चीज अब देखो मैं किस नंबर पे पहुंच चुकी हूं? 5.3777, जीरो मान लिया। नेक्स्ट क्या होगा? 5.37771। बेसिकली आप क्या करो, एक प्लेस बढ़ा रही हो तो 1 2 3 4 सेम चलता रहेगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। ठीक है, सो नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया? 5.37771, 37772 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास ये नंबर फाइनली मुझे मिल गया विच इज 5.37777। सो यही हमें प्लॉट करना था। सो इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। सो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की हेल्प से कोई नंबर प्लॉट करना होगा। बट जहां तक मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, और आएंगे भी तो ऐसे 5 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं आएंगे। ठीक है, सो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 1। अब इसके आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हैं विल टेक दैट इन पार्ट नंबर 2। ऑल्सो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।